हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ठंड लग रहा होगा। तो आइए इसी ठंडी के मौसम में हम लोग आगे पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर, जो कि है हमारी वित्तीय संस्था। इसको समझते हैं। चलिए देखिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का कि हम लोग वित्तीय संस्था ही पढ़ने वाले हैं कि वित्तीय संस्था क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं। इतना ही में हम लोग का चैप्टर जो है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बात और है जो कि अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग वित्तीय संस्था और इसके प्रकार के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एकदम विस्तार से समझते हैं और आराम से पेन कॉपी निकाल लीजिए, लिखते चलिएगा। तो देखिए, पहला हम लोग का टॉपिक है वित्तीय संस्था आखिर क्या होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम परिभाषा बताएंगे। तो देखिए, वित्तीय संस्था का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि वैसी संस्था, ठीक है, वैसी संस्था जो आपको ऋण या फिर उधार देती है, उसे हम वित्तीय संस्था कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि उधार हम कोई क्यों लेगा ना। अब देखिए, बात को समझिए। देखिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन कर रहा है तो कोई ना कोई काम करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार में, तो यहाँ पर जो अधिकतर व्यक्ति होते हैं उनका ना जीवन यापन कृषि के माध्यम से चलता है, कृषि पर ही आधारित होता है। अगर मान लो कि वो जो कृषि करने वाले व्यक्ति है, अगर उनको कोई ना अपना बिजनेस शुरू करना होगा, तो क्योंकि वो कृषि कर रहे हैं तो फिलहाल, या फिर कृषि से ही अपना जीवन चला रहे हैं, तो उनके पास उतनी पूंजी नहीं होगी कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। तो क्या करेंगे, या तो कोई से उधार लेंगे या बैंक से लोन लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी संस्था से, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति से, व्यक्ति भी एक संस्था को ही यहाँ बताया गया है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है, ठीक है, या फिर किसी संस्था से उधार लेता है, चाहे जहाँ से भी उधार लेता है, उसे हम वित्तीय संस्था कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जिस संस्था से क्या होता है, उधार लिया जाता है, जिस जिस संस्था से जिस संस्था से उधार लिया जाता है, उसे हम वित्तीय संस्था कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप ना मन में अपने आप को समझ के चलिएगा। जब भी हम वित्तीय संस्था बोलेंगे ना, तो आपको समझना है कि वहाँ पर क्या होगा कि कोई व्यक्ति किसी से या तो ऋण लेता है या फिर उधार लेता है, इसी का बात होगा। ठीक है, तो वित्तीय संस्था वे सभी संस्थाएं होती है जहाँ से कोई व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन या फिर कोई कंपनी जो होता है उसे उधार या फिर ऋण लेता है। ठीक है, उधार को हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ऋण, या अगर और शुद्ध करना है तो उसको साख कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो शब्द है इसका मतलब एक ही होता है, ऋण हो गया, साख हो गया, या फिर उधार हो गया। तो वैसी संस्था जहाँ से हम लोग उधार लेते हैं या फिर ऋण लेते हैं या फिर साख लेते हैं, उसे हम वित्तीय संस्था कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है। तो परिभाषा दिया गया है कि हमारे देश में वे सभी संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए या आपकी आर्थिक सहायता के लिए, ठीक है, उद्यम, कंपनी, ठीक है, व्यवसाय, बिजनेसमैन या बिजनेस के, ठीक है, के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब आपके मन में हो वित्तीय आवश्यकता मतलब वही पैसा। देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार का मतलब क्या है, या फिर अगर बोला जाए इसके दो अंग हैं। मतलब कि जो भी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था आपको देखने को मिलती है, तो इसको दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं। पहला कौन सा है, भारतीय मुद्रा बाजार। देखिए, लोन देना, तो लोन आपको अगर बताया था कि साख या लोन का मतलब क्या होता है कि जो किसी एक निश्चित समय के अंदर चुका दिया जाता है, उसी को हम लोग साख या फिर लोन या फिर उधार कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी वित्तीय संस्था अगर आपको अल्पकालीन के लिए अगर लोन देती है, उधार देती है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं
कि वित्तीय सहायता देती है, ठीक है, उसे हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए आपको ना क्या बोलते हैं लोन, कुछ समय के लिए आपको लोन मिलता है। तो जब कुछ समय के लिए लोन मिलेगा वो आपका हो जाएगा भारतीय मुद्रा बाजार। और जब आपको कुछ ना बहुत लंबे समय के लिए दीर्घकालीन अगर लोन आपको मिलता है तो वो हो जाता है आपका भारतीय पूंजी बाजार। इसको दो क्षेत्र में बांटा गया है, ऐसा समझिए कि जहाँ पर कुछ संस्थाएं जो होती है अल्पकालीन क्या बोलते हैं अल्पकालीन साख या फिर ऋण देती है, उसे हम भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। और जो संस्थाएं दीर्घकालीन लोन देती है उसे हम भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। अब इसी के बारे में थोड़ा ठीक से डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। तो पहला है आपका भारतीय मुद्रा बाजार क्या होता है। तो देखिए, आप अपने देश में ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वैसी संस्था ना जहाँ पर हमको किसी भी उद्योग या व्यवसाय के लिए, कंपनी या फिर बिजनेस के लिए अल्पकालीन या फिर मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। या बोल सकते हैं ना कि अल्पकालीन या फिर मध्यकालीन समय के लिए आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। अब उसके बाद जो भारतीय मुद्रा बाजार में जहाँ पर अल्पकालीन और मध्यकालीन समय के लिए आपको लोन मिलता है उसको दो क्षेत्र में बांटा गया है। एक होता है संगठित, एक है असंगठित। संगठित का मतलब कि कोई ना सरकार द्वारा मानित होगा, और असंगठित का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर कोई भी महाजन या फिर किसी से भी हम कुछ समय के लिए लोन ले रहे हैं वो हो जाएगा। तो आप पहले समझिए संगठित बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। असंगठित में हमको ये नहीं समझना है कि कौन सा होता है, आप इतना समझ लीजिए कि असंगठित का मतलब क्या है कि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देता है। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर हो गया। इन्वेस्टर का मतलब समझते हैं, जैसे कि आपको अगर अपनी कंपनी खोलनी है तो आपको उससे क्या बोलता है इन्वेस्टर ढूंढना होता है। तो जो भी आपकी कंपनी इन्वेस्ट करता है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर करता है, लेकिन उसका कोई संगठन नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक कंपनी जो होता है आपको लोन दे सकता है। तो ऐसे जो प्रणाली होता है उसको असंगठित बैंकिंग प्रणाली करते हैं। ऐसा कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं ना, जो आपका महाजन होता है ये सब इसी में आता है, असंगठित वाले में। ठीक है, महाजन हो गया या फिर रिश्तेदार आप समझ लीजिए, ये सब जो है ना ये सब आपका असंगठित बैंकिंग प्रणाली में आता है। और संगठित का बात हम लोग अभी जस्ट करने वाले हैं। तो ये देखते हैं संगठित बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। तो देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, मतलब कि संगठित बैंकिंग प्रणाली में तीन तरह के व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। एक आपका होता है केंद्रीय बैंक, एक होता है वाणिज्य बैंक, एक होता है सहकारी बैंक। केंद्रीय बैंक का होता है तो आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, और यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, देश में कोई भी काम होता है जैसे कि पैसा छापना हो गया ना, अगर देश को पैसा चाहिए तो वो सब केंद्रीय बैंक देता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक क्या होता है, तो जो हम लोग का जो हम जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं, चाहे जहाँ से हम लोग लोन ले सकते हैं, उस आपका वाणिज्य बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसके अलावा होता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का हो गया ना कि आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्य करती है उसे सहकारी बैंक कहते हैं, तथा जो ये राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। ठीक है, सरकारी बैंक की जो मान्यता होती है वो सरकार इसका बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन इसका जो ना संचालन होता है राज्य करता है। तो ऐसे जो बैंक होते हैं उसे सहकारी बैंक कहते हैं। जैसे कि आपका ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक जो होता है ना उसको देश की सरकार जो होता है उसको लाया है, लेकिन संचालित करता है राज्य सरकार। लेकिन जो एसबीआई है ना, पीएनबी हो गया या फिर आपका सीबीआई हो गया, ये सब जो बैंक होता है ये कौन सा बैंक है, तो ये सब वाणिज्य बैंक में आता है, क्योंकि यही जो है ना यहीं से हम लोग लोन लेते हैं या फिर यहीं से हम पैसा जमा करते हैं। ठीक है, तो वाणिज्य बैंक जो होता है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। और अगर देश को पैसा चाहिए तो वहाँ पर केंद्रीय बैंक मतलब कि आरबीआई जो होता है
वहाँ पर उसका काम करता है कि अगर किसी देश को या फिर अपने देश को ही पैसे की कमी हो गया तो पैसा छाप सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केंद्रीय बैंक कार्य करता है। तो ये 3 तरह से का है बैंकिंग प्रणाली है जो संगठित रूप से कार्य करती है, और असंगठित रूप में आपका महाजन आ गया या फिर रिश्तेदार आ गया जो कि आपको पैसा दे सकता है, ठीक है। अब आगे है हम लोग का भारतीय पूंजी बाजार, ये क्या होता है। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको हम एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है, ठीक है। जैसे कि इसके पहले था भारतीय मुद्रा बाजार जो कि आपको अल्पकालीन या फिर मध्यकालीन पूंजी उपलब्ध कराती थी, मतलब कि कुछ समय के लिए या फिर 1-2 साल के लिए या फिर 10 साल तक मैक्सिमम आपको कोई भी उधार दे सकता था। लेकिन जो आपका भारतीय पूंजी बाजार है ये बहुत लंबे समय तक आपको उधार दे सकता है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा ना कि कुछ बिज़नेस जो होते हैं वो कम पैसा में चल जाते हैं, और कुछ बिज़नेस को अच्छा खासा पैसा चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें ना कि कोई भी आप किसी व्यक्ति को अपना कुछ खुद का दुकान खोलना है ना, ये भी वो बिज़नेस में ही आता है, ठीक है। तो ये सब बिज़नेस अगर करना है उसको तो वो क्या करेगा कि जाएगा कहीं ना कहीं 1-2 साल का लोन ले लेगा, या फिर ना बहुत पैसा नहीं लगता उस समय। ये सब काम छोटा है या फिर छोटा उद्योग है, तो इस सब को क्या चाहिए, कम लोन चाहिए या फिर कम समय के लिए चाहिए। तो ये सब कहाँ जाएगा, तो भारतीय मुद्रा बाजार के पास जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कम समय के लिए लोन मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो किसी व्यक्ति जो है उसको रोड बनाना हो गया या फिर रोड बनाने का काम करता है, तो उसमें क्या होता है ना कि आप पहले काम कीजिए उसके बाद आपको पैसा मिलता है, ठीक है, काम के अनुसार। तो अगर उसको पैसा चाहिए ना, तो कहाँ से लाएगा, कैसे उतना, अगर रोड बनाना है किसी को तो में 100-150 करोड़ लगता है, उतना पैसा किसी बैंक के पास नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए उसको समय भी चाहिए, क्योंकि वो इतना जल्दी रोड बनने में भी, कोई भी रोड अगर आता है तो उसको 1-2 साल लगता है बनने में। 1-2 साल लगता है मतलब 10-15 बहुत साल लग जाता है बनते बनते। वो कब पास होता है कब बनता है इसमें बहुत समय लगता है रोड बनने में, अगर ना तो उसको बहुत लंबे समय के लिए क्या पैसा चाहिए, तो वहाँ वो कहाँ जाएगा, तो भारतीय पूंजी बाजार के पास जाएगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है, जिसको कम पैसा चाहिए वो जाएगा भारतीय मुद्रा बाजार के पास, और जिसको ज़्यादा पैसा चाहिए वो जाएगा भारतीय पूंजी बाजार के पास। अब इसका वर्गीकरण किया गया, इसको समझिए। प्रतिभूति बाजार, ठीक है, एक होता है औद्योगिक बाजार, एक होता है विकास वित्त बाजार, और होता है गैर विकास वित्त बाजार कंपनी। अब देखो ये सब जो है ना, ये सब पैसा को दे सकता है, ये सब जो है दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। इसके बारे में आप लोग इसका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब जो होता है ना आपको लंबे समय तक क्या करता है, पूंजी जो है उपलब्ध कराता है, या बोल सकते हैं उधार जो है उपलब्ध कराता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए आज के लिए हम लोग रहने देते इतना ही। अभी तक हम लोग भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्था पढ़ लिए हैं। अब अगला लेक्चर में हम लोग राजकीय या फिर राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना अभी हम पढ़ाए हुए हैं इसको एक बार फिर से या फिर सही से समझिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो उसके बारे में पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।